आदाब नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सही सलामत होंगे और अपनी जिंदगी में खुश होंगे। मैं दुआ करता हूँ कि आप हमेशा खुश रहें। मैं आपकी भेजी हुई स्टोरी सुनाता हूँ, आप अपने डरावने अनुभव भेजते हैं, मैं उन्हें अपने अल्फाज और अंदाज देता हूँ। आप लोग अपने इर्द गिर्द सुरक्षा कवच बना ले। कहते हैं कि जब भी हम इन क्रिएचर्स यानी मखलूकात की बातें करते हैं तो वो हमारे करीब आकर अपनी बातें सुनते हैं। लाइट बंद कर लें और हेडफोन जरूर लगा लें। ये कहानी मेरा अपना अनुभव है। मुझे एक रिक्शा ड्राइवर ने अपनी ही खौफनाक और डरावनी कहानी सुनाई थी, जो आज भी मेरे जहन में घूमती है। उसकी कहानी ने मेरी आंखों को कई बार नम किया था और दिल की धड़कनें बढ़ाई। मैं एक बार वडोदरा गुजरात गया था। वहां मुझे कई जगह जाना था, इसलिए एक रिक्शा मैंने तमाम दिन के लिए किराए पे की और पूरा दिन उसी रिक्शा से घूमता रहा। रिक्शे वाला भी बहुत अच्छा इंसान था। उसका नाम था आफताब। वो मुझे मेरी बताई हुई हर जगह ले गया। लेकिन एक बात जो मैंने नोटिस की वो ये थी कि वो हर एड्रेस को लोगों से पूछता जा रहा था। उससे मैंने पूछा कि क्या इस शहर में नए हो जो हर एड्रेस को लोगों से पूछते जा रहे हो। उसने जवाब दिया कि भाई, पहले मैं अहमदाबाद में था, वहां भी रिक्शा चलाता था। मैंने कहा कि जब रिक्शा ही चलाना था तो वही शहर बेहतर था, जिसकी सड़क, इलाके और गलियों की पहचान भी हो गई होगी, तो फिर बड़ौदरा आने की क्या जरूरत थी। उसने बड़े अजीब ढंग से कहा कि आपकी बात सही है, लेकिन उस शहर में मैं एक मुसीबत में फंस गया था। मैंने कहा कि बताओ क्या हुआ था। हम पूरा दिन साथ में रहे थे। वो थोड़ा खुलकर बात करने लगा था। रात 1 बजे मेरी वापसी की ट्रेन थी। हम वापस स्टेशन पर 11 बजे आ गए थे। अब 2 घंटे की बात थी। मैं भी कहाँ जाता। आफताब भी मेरे साथ पूरा दिन थक गया था। वो वापस घर ही जाता, लेकिन मेरे साथ स्टेशन की पार्किंग में ही बैठ गया। मैंने अपना सवाल फिर दोहराया कि रिक्शा ही चलाना था तो अहमदाबाद में क्या बुराई थी। मुझे इसलिए जानने की इच्छा हुई क्योंकि उसने बहुत अजीब तरीके से कहा था कि भाई, मैं अहमदाबाद में एक मुसीबत में फंस गया था। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी और उसने लड़खड़ाते हुए और थोड़ा सा घबराहट में आकर ये बात कही थी। आफताब ने मेरी तरफ देखा और फिर अपनी दहशतनाक, बेहद डरावनी कहानी सुनाई। वो एक बहुत अच्छा स्टोरी टेलर भी था। उसने जिस तरह कहानी सुनाई हूबहू मैं आपको सुनाता हूँ। उसने कहा कि मैं अहमदाबाद शहर के बाहरों बाहर रिक्शा चलाता था। ऐसा नहीं था कि मैं बीच शहर में नहीं जाता था। अगर सवारी मिलती तो चला भी जाता, लेकिन कोशिश करता कि शहर के बाहर निकल जाऊं। शहर के बाहर जहां कंस्ट्रक्शन नया हुआ था उसी इलाके में तमाम दिन घूमता। भाई, खुद की रिक्शा थी, परिवार में बीवी और एक बच्ची थी जो तकरीबन 4 साल की थी। छोटा परिवार था, मौज की जिंदगी कट रही थी। वहां एक रिक्शा स्टैंड था, वहां पर जाकर खड़ा हो जाता। और भी रिक्शे वाले वहां आते। सभी मिलकर आपस में हंसी ठिठोली करते। जिसका नंबर आता वो पैसेंजर को लेकर चला जाता। एक रात तकरीबन 12 बजे मैं स्टैंड पर आया और सिर्फ इसलिए घूमने आया था कि दोस्तों से मिल लूंगा और फिर घर चला जाऊंगा। तभी मैंने थोड़ी दूर रोड लाइट में यानी एक लैंप के नीचे मैंने देखा कि एक पैसेंजर रिक्शा का इंतजार कर रहा है। मैंने जल्दी से रिक्शा स्टार्ट किया, उसके पास आया और उससे कहा कि भाई, कहाँ जाना है। वो एक 18-19 साल का लड़का था। दिखने में पैसे वाला लग रहा था। वो मेरी तरफ आया और 50 का एक नोट देकर बोला, यहाँ से चौथी चौकड़ी पर मुझे छोड़ दो। भाई, गुजरात में चौराहे को चौकड़ी कहा जाता है। वो पास में ही थी। भाड़ा 30 रुपए ही होता। उसने 50 रुपए दिया। मैं उसे लेकर चला गया। जैसे ही मैं चौथी चौकड़ी पर जाकर रुक गया और कहा कि भैया, कहाँ उतरना है, लेकिन वो पिछली सीट पर नहीं था। मुझे लगा कि शायद रिक्शा स्लो हुआ होगा तब उतर गया होगा। ये बात नॉर्मल थी। भाई, आई गई हो गई। अगली रात जब मैं फिर रिक्शा स्टैंड पर पहुंचा तब वही लड़का रोड लाइट में उसी जगह खड़ा दिखाई दिया। मैं फिर रिक्शा लेकर उसके पास गया। उसने इस बार चुपचाप 50 का नोट दिया और फिर मैं उसे लेकर उसी चौथे चौराहे पर आया, लेकिन वो सीट पर आज भी नहीं था।
मेरे मन में थोड़ा विचार आया कि ये बंदा कहाँ उतर जाता है, और फिर सोचा कि चलो भाड़ा तो दे जाता है, मुझे इतना क्या सोचना है। 2-4 रात ये सिलसिला चला। एक रात जब मैं स्टैंड पर आया, तब वो लड़का अपनी पुरानी जगह पर फिर खड़ा था। लेकिन आज मैं रात के 1 बजे के बाद आया था, यानी रोज से 1 घंटे के बाद। अब मुझे ये लगा कि क्या ये लड़का सिर्फ मुझे ही दिखाई देता है। सभी रिक्शे वाले आपस में हंस बोल रहे थे, किसी को ये पैसेंजर क्यों नहीं दिखाई दिया, और ये डेली किसी को क्यों नहीं दिखाई देता है। जब मैं ही रिक्शा स्टैंड पर आता हूँ तो ये पैसेंजर मुझे ही क्यों दिखता है। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मैंने रिक्शा स्टार्ट किया और अपने आप उस तरफ जाने लगा। रोजमर्रा की तरह उसने पैसे दिए और भाई चुपचाप पीछे बैठ गया। मेरे मन में बुरे बुरे ख्यालों का तूफान उमड़ रहा था। तभी मैंने एक गिलास जो ड्राइवर के ऊपर लगा होता है, उसने इशारा करके मुझे दिखाया कि ये गिलास जिससे पैसेंजर पीछे वाली सीट पर हमें साफ साफ दिखाई देता है, उसे मैं सेट करने लगा। मैं सोचने लगा कि पीछे की सीट पर आज देखूंगा कि ये कहाँ पर उतरता है, जिससे वो पीछे की सीट पर बैठा पैसेंजर मुझे दिखाई दे। मैंने उस एंगल पर जैसे ही गिलास को किया, उस लड़के का चेहरा आया। मैंने देखा कि वो बड़ी बड़ी आंखें करके मुझे देख रहा था। गुस्से के असरात उसके चेहरे पर आ रहे थे, जैसे वो मेरी इस हरकत से नाराज हो रहा हो। भाई उसका चेहरा एक खौफ पैदा कर रहा था। यकीनन अब मुझे डर लगने लगा। तभी वो गिलास एकदम से धुंधला होने लगा, जैसे अमूमन बारिश में हो जाता है। मैंने कपड़ा उठाया और जैसे ही मैंने गिलास साफ किया, वो गिलास टूट कर बिखर गया और पीछे देखते ही मेरी रूह कांप गई। वो आज भी पीछे की सीट पर नहीं था। इकरार भाई, उस रात के बाद जैसे ही 12 बजते मेरा रिक्शा उसी स्टैंड पर आ जाता, वो लड़का मुझे ही दिखता था और मैं खुद को रोक नहीं पाता। उसे बिठाता और 4 रास्ते पर रिक्शा रोक लेता और फिर घर चला आता। डर की वजह से मैं ये किसी को बता भी नहीं पा रहा था कि वो मुझे नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन मेरे लिए ये बहुत खौफनाक बात थी। अब मैं समझ गया था कि मैं उसके चंगुल में हूँ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था। एक रात मैंने खुद को कंट्रोल किया और दोपहर के बाद घर से ही नहीं निकला। बीबी ने पूछा तो कह दिया कि तबीयत ठीक नहीं है। मैं बीमार रहने लगा था। ऐसा लगता था कि मेरा खून सूख रहा है। बीबी पूछती क्या बात हो गई है। भाई मैं क्या बताता। उस रात मैं नहीं गया और जल्दी सो गया। रात के तकरीबन 1 बजे मुझे एहसास हुआ कि मेरे कमरे में कोई आया। रूम के दरवाजा खुलने की चरचराहट भरी आवाज मेरे कानों में साफ सुनाई दी और कोई मेरे बिस्तर पर आकर चुपचाप बैठ गया। वो अपना चेहरा मेरे चेहरे के इतने करीब लाया कि उसकी सांसें मैं महसूस कर रहा था। जैसे ही मैंने आंखें खोली, मेरी सांसें मानो रुक सी गई। वो लड़का ठीक मेरे चेहरे के सामने था। डर से मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगा। मैं जोर से चीखना चाह रहा था, लेकिन मेरे मुंह से उफ तक नहीं निकल पा रही थी। एक पल को लगा मानो दम घुट रहा है। उस लड़के ने मेरे करीब आकर कहा कि आज तुम क्यों नहीं आए? तुम्हें रोज आना होगा। क्या मैंने तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाई है? मैंने कांपते हुए जवाब दिया कि मैं थक गया हूँ, अब ये मुझसे नहीं होता। आज उस लड़की की आवाज में एक घुर्राहट थी। वो बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया। तभी कमरे में मेरी बीवी और बच्ची आ गई। बीवी ने कहा कि सोते हुए क्या बड़बड़ा रहे थे। वो लड़का, मैंने देखा कि वो मेरी बेटी की तरफ एक टक देखे जा रहा था। उसकी नजर मेरी बेटी से नहीं हट रही थी। मैं डर से पीला हुआ जा रहा था। बीवी ने फिर कहा, ये आप कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या हो गया है आपको? मुझे समझ आ गया कि यहाँ भी वो लड़का सिर्फ मुझे ही दिखाई दे रहा है। मेरी बीवी और मेरी बच्ची को वो दिखाई नहीं दे रहा था, जबकि वो बिल्कुल हमारे पास में ही था। मेरी बीवी
उसके बहुत करीब खड़ी थी, लेकिन वो लगातार मेरी बच्ची को घूरे जा रहा था। मैंने डर के चुपचाप रिक्शे की चाबी उठाई और चल दिया। मैं कर भी क्या सकता था। बीवी से कहा एक जरूरी काम याद आ गया है। वो लड़का मेरी बेटी को देखता हुआ चला गया और एक पल में गायब हो गया। इकरार भाई, मैं रोता हुआ स्टैंड पर पहुंचा। वो लड़का ठीक उसी जगह पर खड़ा था। वो मेरे रिक्शे में बैठा और फिर एक अनजान जगह उतर गया। एक न खत्म होने वाला सिलसिला फिर शुरू हो गया। बेटी का चेहरा देखता तो उसके देखने का अंदाज याद आ जाता और खौफ से सिहर उठता। इकरार भाई, समझ नहीं आ रहा था कि इस मुसीबत से कैसे निकलूंगा, कहाँ जाऊं, किसे ये सब बताऊं। कहते हैं कि अगर शैतान है तो भगवान भी तो है। मेरे घर से थोड़ी दूरी पर एक संतराम मंदिर था। उसके पुजारी जी सत्संग करने मेरे ही रिक्शे से जाया करते थे। वो इन दिनों कहीं बाहर गए हुए थे, बहुत समय से मुझे नहीं मिले। एक दिन सुबह सुबह मैं रिक्शा लेकर निकला था। वही पुजारी जी सामने खड़े दिखे, जो शायद रिक्शा ही को तलाश रहे थे। मैं उनके पास रुका तो उन्होंने कहा, अरे आफताब, भगवान भला करे तेरा जो आ गया। कब से रिक्शा रोक रहा हूँ, कोई रुक ही नहीं रहा था। मैं उन्हें महाराज कहता था। मैंने पूछा, महाराज कहाँ गए थे, दिखे नहीं बहुत दिनों से। उन्होंने कहा, वो सब बाद में बताऊंगा, पहले बैठने तो दे। वो जैसे ही मेरे रिक्शे में बैठे और तुरंत बाहर निकलकर वॉमिटिंग करने लगे। उन्हें उल्टियां होने लगी और मुंह पर रूमाल रखकर कहा, कितनी बदबू है तेरे रिक्शे में, ऐसा लगता है कि सड़ी हुई लाशें लेकर घूमता है। मैंने कहा, महाराज कल ही रिक्शा धुलवाई है और अगरबत्ती अभी करके आया हूँ। महाराज ने मेरी तरफ घूर कर देखा और कहा, क्या कोई अजीब सा या कोई डरावना सा दिखने वाला पैसेंजर तेरे रिक्शे में बैठा था? महाराज की इस बात ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए और मेरी आंखें नम होने लगी। उनसे आंसू बहने लगे। ऐसा लगा महाराज को गले लग जाऊं और चीख चीख कर रो लूं। खौफ से मेरे होंठ कांपने लगे। मैं एक शब्द नहीं बोल पा रहा था। महाराज ने सामने से कहा, कहाँ मिला था वो तुम्हें? ये सवाल मुझे लगा किसी फरिश्ते ने आकर पूछ लिया हो। मैंने महाराज जी को रो रो कर सारी बात बताई। महाराज जी ने कहा, मुझे अपने घर ले चलो। मैं उन्हें अपने घर ले आया। मेरी बीबी सुबह सुबह कुरान पढ़ रही थी। महाराज जी को देखकर खड़ी हो गई और मुझे इशारे से पूछने लगी कि क्या बात है। महाराज जी जैसे ही मेरे कमरे में आए, उनको फिर उल्टियां होने लगी और उन्होंने रूमाल लपेट लिया और मेरी बीवी से कहा, बेटी पानी ले आओ। पानी पर उन्होंने कुछ दम किया, कुछ मंत्र पढ़े और मेरे घर में छिड़क दिया और मेरी बेटी के चेहरे पे लगाया और मेरी बीवी से कहा कि इसे अपने चेहरे पे लगा लो। मुझे उन्होंने कहा कि उस लड़के को जहां से बिठाते हो, उससे अगले चौराहे पर रिक्शा रोक देना। मैं तुम्हें वहां मिलूंगा। घबराओ नहीं आफ्ताब मियां, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। उन्होंने पानी को मेरे रिक्शे में भी छिड़क दिया। मेरा दिन भर डर से हलक सूखता रहा कि आज रात जाने क्या होगा। फिर ख्याल आता, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वो मुझे मार देगा। इस रोज रोज के डर से छुटकारा तो मिल जाएगा। आखिरकार इकरार भाई, वो पल आया। मैं स्टैंड पर रात 12 बजे पहुंचा। वो लड़का सामने खड़ा था। मैं धीरे धीरे रिक्शा लेकर उसकी तरफ बढ़ रहा था। डर से मेरी रीढ़ की हड्डी तक दर्द होने लगा। पसीने की बूंदें जिस्म से फूटने लगी। दिल मानो के सीना चीर कर बाहर निकल जाने वाला हो। सांसें इतनी भारी हो गई कि सांस खींचना मुश्किल सा हो गया। मैं जैसे ही उसके पास पहुंचा, उसने ठीक 50 का एक नोट मुझे दिया और रिक्शे में जैसे ही वो घुसा, तुरंत घुर्राता हुआ बाहर आया और मेरा हाथ पकड़कर बोला कि तुमने मेरे बारे में किसे बताया है? इस बार उसकी आवाज में खौफनाक घुर्राहट थी। मैं उसकी आवाज पहले भी सुन चुका था, लेकिन इस बार खौफनाक थी। वो मेरा राइट हैंड पकड़कर पूछ रहा था कि बताओ, किसे मेरे बारे में बताया है?
क्या तूने किसी से मदद मांगी थी? क्या मैंने तेरे साथ कभी कुछ गलत किया था? मैंने उसका हाथ देखा तो वो पूरी तरह से जला हुआ था। अब मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। वो अपना चेहरा मेरे करीब लाया। उसकी खाल सूखी मिट्टी की तरह चटक रही थी और दरारों में आग दिखाई दे रही। आंखें लाल सुर्ख हो गई थी। एक पल को लगा कि ये आंखें बाहर निकल पड़ेंगी। उसका चेहरा जलकर भुने हुए मांस की तरह हो गया। मेरी चीख निकल गई। मैं हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। एक अजीब सी सड़ान भरी बदबू उसमें से आने लगी। वो अपना चेहरा मेरी गर्दन के करीब ले आया। ऐसी बदबू कि सर फटा जा रहा था। इकरार भाई, मैंने भी डर से खुद को उसके हवाले कर दिया। वो जो चाहे मेरे साथ करे। वो मेरी गर्दन पर अपने दांत गड़ाने वाला था। मुझे जान से मारना चाहता था। तभी पानी की कुछ बूंदें मेरे चेहरे पर आ गई। महाराज जी की आवाज में साफ साफ सुन रहा था। उन्होंने ही पानी उस लड़के पर फेंका था। वो खड़ा घुर्रा रहा था। मुझे छोड़कर वो महाराज जी की तरफ बढ़ने लगा। तभी महाराज जी ने कुछ पढ़ा और फिर पानी उस पर फेंका। उस लड़के के जिस्म से धुआं निकल रहा था। वो चीखता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। महाराज जी ने मुझे गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं मेरे बच्चे, अब तुम आजाद हो। इस लड़के को मैं पहचानता हूँ। महाराज जी मुझे थोड़ा आगे यानी तीसरे चौराहे तक ले गए। वहां एक जला हुआ मकान दिखाया और कहा, ये लड़का अपनी माँ और बहन के साथ इसी मकान में जलकर मरा था। उसकी बहन की उम्र तुम्हारी बेटी के बराबर थी। वो तुम्हारी बेटी में अपनी बहन देख रहा था। वो यहाँ आता क्यों था, कहाँ से आता था, इस सवाल का जवाब न महाराज जी के पास था और ना ही मेरे पास है। बीबी ने उत्तर प्रदेश से मेरे अम्मी अब्बू बुला लिए थे। अब्बू के कहने पर मैंने अहमदाबाद छोड़ दिया। महाराज जी से इजाजत लेने गया कि मैं ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ। उन्होंने भी कहा कि चले जाओ, शहर बदलेगा तो ये डरावना समय भूलने में मदद होगी। कभी कभी अहमदाबाद महाराज जी से मिलने जाता हूँ। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आपके पास ऐसी ही कोई कहानी है तो मुझे ईमेल कीजिए, जो आपको स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसी ही डार्क स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।